हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारी लास्ट वीडियो का कंटिन्यू टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमने उसमें डब्ल्यूटीओ के बारे में समझा था कि इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में स्टैंड ऑफ क्या है, जिसके अंदर वेरियस चीज़ें समझी हमने। लाइक हमने देखा कि पीस क्लॉज क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया पीस क्लॉज को एज अ बार्गेन के लिए यूज़ करता है फॉर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के लिए। एंड देन इंडिया कई सारी सब्सिडीज़ लाइक ई कॉमर्स का मोराटोरियम है उस पर ब्लॉक कर रहा है। जो फिशरी सब्सिडीज़ है उसमें डब्ल्यूटीओ इंडिया को बोल रहा है कि आप ये सब्सिडीज़ करना रोकिए। तो ये तरीके का स्टैंड ऑफ समझा था। ओके, तो वो दैट वाज एन ओवरव्यू। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम आए दिन हेडलाइन में पढ़ते हैं, दैट इज एमएसपी, सब्सिडीज, डब्ल्यूटीओ। तो यहाँ पे एमएसपी, सब्सिडीज और डब्ल्यूटीओ का एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन को हम समझेंगे टू अंडरस्टैंड इंडियाज एग्री डिप्लोमेसी, कि इंडिया एग्रीकल्चर को डिप्लोमेटिकली कैसे यूज करता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे सिर्फ जीएस 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशन जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे सवाल आता है, जिसके अंदर इंडिया बाकी सारी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली खुद का फायदा बता पा रहा है कि ये हमारे लिए ये फायदेमंद है या फिर ये हमारे लिए नेसेसिटी है। दूसरी चीज हमने समझी थी कि इंडिया G33 का लीडर है, जिसके अंदर 46 डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ये इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ को लीड करता है और ये सबकी वॉइस बनता है डब्ल्यूटीओ में। तो ये डिप्लोमेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में अनपैक करेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एग्रीकल्चर डिप्लोमेसी, उस पर हमें क्लैरिटी रहे एट दी डब्ल्यूटीओ पे। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एमएसपी, कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी जैसे हमें पता है कि इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार का ये मानना होता है कि एक किसान बीज खरीदता है, एक किसान खाद खरीदता है, एक किसान शायद कहीं से पानी भी खरीदता होगा, एक किसान कहीं से ट्रैक्टर खरीद रहा है। तो ये सब में खर्चा लगता है। तो दैट इज क्या है, वो उसका एक कॉस्ट हो गया। अब ये कॉस्ट के साथ किसान का एग्रीकल्चर लेबर भी लगता है। कई सारे किसानों के परिवार में यानी कि उनके बीवी बच्चे भी एक लेबर वर्क करते हैं वो पर्टिकुलर खेत में। तो इन सब का एक कॉस्ट होना चाहिए। तो वो कॉस्ट किसान का मिलना चाहिए, यानी कि मेरा एक कॉस्ट लगा है गेहूं उगाने में, तो उतना कॉस्ट तो मेरे को मिलना चाहिए, प्लस मेरे को थोड़ा फायदा भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे मेरे को ये चीज रहेगी कि मेरा जो मिनिमम है, मिनिमम कॉस्ट है, वो तो कवर हो रहा है, तभी वो किसान वापस खेती कर पाएगा अगले सीजन के लिए। तो सरकार ये चीज इंश्योर करता है कि ये किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, कि कम से कम इसको इतना प्राइस होना चाहिए, और वो प्राइस में कॉस्ट कवर होता है और प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट कवर होता है, जो उसको मोटिवेशन देता है किसान को कि वो अगले सीजन में वापस खेती करे। कि इस बार गेहूं उगाया है तो अगले सीजन में यानी कि खरीफ सीजन में शायद वो चावल उगाएगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये रेकमेंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड बॉडी है, दैट इज CACP के रिकमेंडेशन से। इट्स अ कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। तो ये CACP के बेसिस पे ये प्राइसेस को डिफाइन किया जाता है। अभी CACP बताता है कि किस तरीके से फार्मर का इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, ये पूरे ट्रेंड का रखता है। और ये कब अनाउंस किया जाता है, जब बीज बोने का सीजन आता है, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम खरीफ सीजन की बात करते हैं जो स्टार्ट होता है जून में, तो उससे पहले ही MSP अनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि किसान को पता चले कि उसको कौन सा अनाज उगाना है इस बार। तो यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दो प्रोडक्ट पे MSP देती है, दैट इज व्हीट एंड राइस। अब ये व्हीट और राइस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में व्हीट और राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकार है वो एक प्राइस गारंटी देती है किसान को। बट यहाँ पे एक चीज समझना कि ये प्राइस गारंटी जो है, इसमें कोई भी लीगल गारंटी नहीं है। यानी कि ये जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है MSP पे, उस पे आप कोई प्राइवेट पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको MSP पे ही खरीदना पड़ेगा। ये प्रोक्योरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट करता है। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, तो उसको एक बार वापस रिवीजन करते हैं कि एक बॉडी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब किसान क्या जाता है कि किसान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे जाता है कि मैंने ये गेहूं है और मेरा ये चावल है, वो आप खरीदिए। और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है वो MSP पे परचेज करती है।
अब ये एमएसपी पे परचेस करके ये क्या करती है, ये उसको स्टॉक करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक करती है। अब ये स्टॉक को रिलीज करती है किसके लिए, फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। और यहां पे इनको गेहूं और चावल बेचा जाता है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो, और इसको कहा गया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो एमएसपी और पीडीएस इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव है। सो दैट मीन्स कि यहां पे इंडिया का एमएसपी इज नॉट अ इकोनॉमिक पॉलिसी, बट ये एक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है। ओके, सो अगर ये फार्मर किसी प्राइवेट पार्टी के पास जाता है, लेट्स से एक कंपनी है एबीसी कंपनी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे खरीदेगी। तो यहां पे कोई लीगल गारंटी नहीं है। लीगल गारंटी सिर्फ और सिर्फ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है कि ये एमएसपी पे ही खरीदेगा, कोई प्राइवेट पार्टी एमएसपी पे नहीं खरीदेगी। ओके, और इसके अलावा कैसा है कि ये जो एमएसपी का सिनेरियो है ये पूरे इंडिया में भी नहीं चल रहा है, ये कुछ स्टेट्स में चलता है। लेट्स से यूपी में चलता है, पंजाब में चलता है, हरियाणा में चलता है। तो इसका जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा कम रहता है। ओके, तो इस तरीके से हमने एमएसपी का एक बेसिक सिनेरियो समझा है कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। बट यहां पे जो मेन कहानी शुरू होती है वो डब्ल्यूटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, राइट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क समझना पड़ता है। जैसे डब्ल्यूटीओ का एक फ्रेमवर्क है दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कि एक एग्रीकल्चर पे डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है। अब इसको अगर हम बेटर तरीके से समझते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो डब्ल्यूटीओ का फ्रेमवर्क है दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वहां पे एक चीज मेंशन की गई है कि कोई भी सपोर्ट सरकार देती है, सपोर्ट इन द सेंस लेट्स से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जब सरकार एमएसपी देती है कोई भी किसान को, ओके, कोई भी किसान को, तो वो एमएसपी से ट्रेड डिस्टॉर्शन अगर होगा, ट्रेड डिस्टॉर्शन इन द सेंस कि जब एक एमएसपी किसान को दिया जाता है, एक सपोर्ट किसान को दिया जाता है, तो वो किसान, मतलब यहां पे डब्ल्यूटीओ क्या एक्यूज करता है इंडिया को कि इंडिया किसान से एमएसपी पे परचेज करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और डब्ल्यूटीओ कहता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ बीपीएल के लोगों को ही नहीं दे रहा, ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो जब ये एक्सपोर्ट करेगा, ये सस्ते में खरीदेगा और सस्ते में एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया के गुड्स जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लोग इंडिया का चावल और गेहूं ज्यादा खरीदेंगे। तो ये डब्ल्यूटीओ का कहना है। तो डब्ल्यूटीओ का ये जो एग्रीमेंट है दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वहां पे कहा है कि अगर कोई भी सरकार सपोर्ट देती है तो उससे जो इंटरनेशनल मार्केट है, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वहां पे ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा तो उस पर्टिकुलर सपोर्ट को एम्बर बॉक्स में रखा जाएगा, राइट, उसको एम्बर बॉक्स में रखा जाएगा। अब एम्बर बॉक्स का अगर हम मतलब समझते हैं तो जैसे अगर आप ये टेबल देख सकते हैं, तो टेबल में हमने देखा है कि 3 तरीके के बॉक्स बताए गए हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। सो दिस आर द डब्ल्यूटीओ बॉक्स। अब ये तीनों का अलग अलग यूज होता है। जैसे जो ब्लू बॉक्स होता है वो सरकार सपोर्ट कर रही है किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कर रही है, एंड इनफैक्ट सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को अनाज देने के लिए भी यूज करती है, राइट। तो मतलब इनके डेवलपमेंट के लिए करती है। तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि ये चीज अलाउड है, अब ये चीज कर सकते हो। दूसरा आ जाता है दैट इज ब्लू बॉक्स। अब ब्लू बॉक्स क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन कम करने के लिए आप पेमेंट देते हो कि आप ये चीज का प्रोडक्शन कम करो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। अब ऐसा तो इंडिया नहीं कर रहा है, तो ये चीज भी अलाउड है। फिर जो थर्ड चीज आ जाती है, थर्ड थिंग इज दी एम्बर बॉक्स, जिसके अंदर आ रहा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या कोई और तरह की सब्सिडी। तो यहां पे डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि आप सब्सिडी दे सकते हो, राइट, कि आप सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन वहां पे कैप रखा गया है 10%। तो ये लिमिट रखी गई है कि 10% की लिमिट रखी गई है। तो एम्बर बॉक्स में बोला गया है कि जो भी सब्सिडी दी जाएगी वो 10% की लिमिट रखी जाएगी। सो इट शुड नॉट एक्सीड 10%, कि आप 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। और ये लिमिट को कहा जाता है डी मिनिमस लिमिट। डी मिनिमस लिमिट, कि ये लिमिट को डी मिनिमस लिमिट से कहा जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो डी मिनिमस लिमिट क्या हो गया कि डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि आप सब्सिडी दे सकते हो,
जो उसके लिए जो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है, जो एम्बर बॉक्स में है, बट वो सब्सिडी की लिमिट रखी गई है 10%, कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो लिमिट को डी मिनिमस लिमिट कहा जाता है। ओके, तो यहां तक हमें ये चीज स्टोरी समझ आई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो इंडिया है, जैसे हमने समझा कि इंडिया एमएसपी देता है दो प्रोडक्ट की, एक आ जाता है व्हीट और दूसरा आ जाता है राइस। अब डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि ये जो आप एमएसपी दे रहे हो, ये आप दो प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो, यानी कि ये जो एमएसपी हो गया, दिस एमएसपी इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट स्पेसिफिक एमएसपी, कि आप एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक एमएसपी दे रहे हो, राइट। तो ये डेफिनेटली जो हमारा ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको डिस्टॉर्ट करेगा, यानी कि ये ट्रेड को डिस्टर्ब करेगा, राइट। सो दैट इज द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। तो इसलिए इसको एम्बर बॉक्स में रखा गया। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक दे रहे हो, आप एक इन जनरल नहीं दे रहे हो, आप एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक दे रहे हो, तो ये हमारे ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब सवाल बनता है कि डब्ल्यूटीओ सब्सिडी को कैलकुलेट कैसे करता है? हाउ डस डब्ल्यूटीओ कैलकुलेट सब्सिडी, राइट। तो यहां पे अगर हम समझते हैं कि सब्सिडी में हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि जो सब्सिडी है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, कि एक होता है एमएसपी, जैसे एमएसपी इज अ सब्सिडी, तो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से सब्सिडी का मतलब क्या है कि वो एमएसपी को माइनस किया जाता है विद द रेफरेंस प्राइस, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रेफरेंस प्राइस सेट की गई है जिसका बेस ईयर रखा है 1986-88। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस ईयर क्या है 1986-88, यानी कि 1986 और 88 में जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन को कंसीडर करके डब्ल्यूटीओ ने प्राइस सेट की गई है। इस बात को 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डब्ल्यूटीओ कभी भी रिफॉर्म्स नहीं ला रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस प्राइस 35 साल पुरानी बेस प्राइस का है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 35 साल पहले क्या इन्फ्लेशन होगा और अब क्या इन्फ्लेशन है, तो उसके बेसिस पे दिस इज नॉट एट ऑल फीजिबल। तो ये इंडिया कह रहा है कि ये चीज फीजिबल है ही नहीं। ओके, तो अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि यहां पे जैसे हम एमएसपी की बात करते हैं कि इंडिया कितना एमएसपी देता है, कि अगर इंडिया के एमएसपी की बात करें तो इंडिया अराउंड एमएसपी देता है राइस पे। अगर हम लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ राइस, तो इंडिया एमएसपी देता है ₹2183 पर क्विंटल। ये इंडिया का एमएसपी है राइस पे। अब डब्ल्यूटीओ क्या कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ ने जो एमएसपी बताया गया है, अब ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज, इसका बेस ईयर है ये 2025 का प्राइस है, ठीक है। अब अगर हम एमएसपी डब्ल्यूटीओ के प्राइस से देखते हैं जो 1986-88 का है, तो उसमें डब्ल्यूटीओ ने रखा है कि ₹1000 पर क्विंटल। अब ये जो बेस है, ये बेस आ गया 1986-88 का बेस रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे डब्ल्यूटीओ क्या कह रहा है कि हमारे हिसाब से आपको जो प्राइस देनी चाहिए थी वो है 1000 पर क्विंटल, आप कितना दे रहे हो? ₹2183 पर क्विंटल। तो जो डिफरेंस आ गया वो है ₹1183 पर क्विंटल। तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि आप ₹1183 पर क्विंटल की सब्सिडी दे रहे हैं, राइट। एक बार वापस समझते हैं कि हमें यह पता है कि डब्ल्यूटीओ सब्सिडी को कैलकुलेट करता है, जिसके अंदर वो कैलकुलेशन का क्या है कि एमएसपी जो इंडिया की है उसको माइनस किया जाता है रेफरेंस पीरियड से, जो इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस जो हो जाती है, जो रेफरेंस प्राइस का बेस ईयर है 1986-88। तो इंडिया का जो एट प्रेजेंट एमएसपी है राइस पे वो है ₹2183 पर क्विंटल, वेरेस डब्ल्यूटीओ ने वो सेट किया है ₹1000 पर क्विंटल, जिसका बेस ईयर है 1986-88, यानी कि ये 35 साल से पुराना है, इतना पुराना है। तो मतलब इसके अंदर इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसके अंदर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया है। तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि आप इतना रुपया सब्सिडी दे रहे हैं और ये एक्सीड कर रहा है 10% से। तो इंडिया जो है, मतलब पहले सरकार में इतना इशू नहीं था, बट 2018-19 से इंडिया हर साल
12 से 13% तक की सब्सिडी दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एमएसपी। तो डब्ल्यूटीओ इस पे बार बार आवाज उठा रहा है, मतलब डेवलप कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के थ्रू इस पे बार बार आवाज उठा रही है। ओके, तो यहां से हमें क्या समझ आता है कि एमएसपी 10% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, यानी कि जो डी मिनिमस लिमिट थी, राइट, दिस वाज डी मिनिमस लिमिट, ये एक्सीड करके अराउंड 13% तक जा रहा है। ओके, नाउ सिर्फ यही एक चीज नहीं है, सिर्फ ये एक तरीके की सब्सिडी नहीं दे रहा है इंडिया, इंडिया और भी तरीके की सब्सिडी देता है। सब्सिडीज लाइक अगर हम देखें कि इंडिया कोई सब्सिडी दे रहा है, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू दी फर्टिलाइजर, कि इंडिया फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहा है, इंडिया ट्रैक्टर्स पे सब्सिडी दे रहा है, जो कुल मिला के कई सारी टाइप की सब्सिडीज है, तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बट ये डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है, यस डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने ये 1986-88 का सेट किया गया है यार, 35 साल हो चुके हैं, प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उसके बेसिस पे हमें ये चीज में चेंजेस लाने की जरूरत थी। बट ये चेंजेस डब्ल्यूटीओ एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इंडिया ने क्या कहा कि आपने जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का सिनेरियो डेवलप किया है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एमएसपी है ये हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, हम इसका यूज करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को खाना खिलाने के लिए, उनको सब्सिडाइज रेट पे हम खाना खिला रहे हैं। तो इंडिया ने कहा कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना है, और इसलिए पीस क्लॉज आया गया बाली 2013 की मिनिस्टेरियल मीट में। तो इंडिया ने कहा कि एक पीस क्लॉज लेके आओ जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, और इसको हर 2 साल से एक्सटेंड किया जाता है, कि हर 2 साल में इसको एक्सटेंड किया गया है। 2024 में जो अबू धाबी में मीटिंग हुई थी वापस एक्सटेंड कर दिया गया, अब 2026 में वापस होगा। अब इंडिया पीस क्लॉज का यूज करता है कई सारी चीजों के लिए, जैसे इंडिया ने एक और चीज बताई गई है कि इंडिया को स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म अप्लाई करवाना है, ये अप्रूव करवाना है ना। व्हाट इज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म? जैसे हमने पहले भी देखा कि इंडिया चाहता है कि जो इंडियन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे ड्यूटी लगा सके, जो ट्रेड डिस्टॉर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हमें खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारा जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। तो हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमें जीडीपी बढ़ाना जरूरी है, और इसलिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना जरूरी है, और इसलिए इंडिया चाहता है कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म हो। तो इंडिया इसको एज अ बार्गेन यूज करता है कि आप स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म लाओगे तो हम पीस क्लॉज से परमानेंट सॉल्यूशन पे आएंगे। और इंडिया इसको ये भी यूज करता है कि ई कॉमर्स पे जो मोराटोरियम है वो हटाने की बात कर रहा है, एंड इनफैक्ट इंडिया कह रहा है कि वो फिशरीज पे जो सब्सिडीज देता है वो अभी नहीं हटाएगा, उसके लिए उसको 20 साल चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि यहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। सो द कॉन्फ्लिक्ट ऑल स्टार्टेड विद दिस कैलकुलेशन, कि ये कैलकुलेशन से पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोग को थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा इस पे, दैट व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, यही मेजर की डिमांड है इस पूरे वीडियो की। ओके, तो अगर पीस क्लॉज के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि पीस क्लॉज जैसे हमने समझा कि ये एक टेम्पररी प्रोटेक्शन है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन है फ्रॉम द चैलेंज ऑफ अंडर द डब्ल्यूटीओ। ये 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आया गया था, एंड इंडिया उसके बाद से 2018 में इसको इन्वोक किया, 20 में वापस किया, 2024 में इसको वापस किया, कि 2024 में ये पीस क्लॉज को वापस एक्सटेंड किया गया। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आर्ग्यू करता है टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, दैट इज द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। तो उसके लिए वो काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, तो ऐसे इसको बार्गेन चिप यूज करता है इंडिया। ओके, नाउ इंडिया का जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर कई सारे तरीके के शिफ्ट आए गए हैं। जैसे हमने देखा कि G33 ग्रुप, दैट इज अ ग्लोबल साउथ ग्रुप, उसके अंदर 46 कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हम कह सकते हैं, 46 डेवलपिंग कंट्रीज है, और वो ग्रुप को इंडिया लीड कर रहा है। उनकी वॉइस बनाए इंडिया डब्ल्यूटीओ के अंदर, और वहां पे उन्होंने कई सारे तरीके की डिमांड रखी है। पहला रखा है कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उसके अंदर लिमिट मत रखिए, कि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे लिमिट नहीं लगा सकते कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतना ही ग्रेन स्टॉक कर सकती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट हटा दीजिए। सेकंड है कि जो सब्सिडी का कैप लगा रखा है आपने 10%, वो भी हटाइए, राइट, कि उसको प्रोटेक्शन हमें चाहिए। थर्ड बताया गया है
कि जो वेस्टर्न एग्रीकल्चर डंपिंग होता है हमें उसके अगेंस्ट एक स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म चाहिए, दैट इज SSM, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। और इंडिया स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को यूज करता है जब भी MSP पे इश्यू आता है। अब इंडिया ने यह भी कहा है कि जो ई कॉमर्स मोराटोरियम यानी कि जो बाकी के इश्यूज है, इंडिया कह रहा है कि बाकी के इश्यू तब सॉल्व होंगे जब यहां पे आप एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आओगे, दैट दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन कि हम पीस क्लॉज हर 2 साल से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इंडिया ने कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन पहले लाइए, फिर जाके हम ई कॉमर्स पे बात करेंगे, फिर जाके हम फिशरीज की सब्सिडीज पे बात करेंगे या कोई और तरीके के इश्यूज पे बात करेंगे। तो इंडिया अराउंड 46 कंट्रीज के साथ ये चीज रेस कर रहा है। तो अब इमेजिन कीजिए कि 47 कंट्रीज जो है वो कह रहे हैं कि हम फिशरीज के सब्सिडीज और ई कॉमर्स के मोराटोरियम पे तब बात करेंगे जब आप पीस क्लॉज का परमानेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे, राइट। और इंडिया यहां पे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी लाना चाहता है। ओके, तो यहां से हमें एक क्लैरिटी मिल गई है। अब इसके बेसिस पे देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। इसका आंसर प्लीज आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये प्रीलिमिनरी का PYQ है, 2020 में आ चुका है ये। इसके अंदर सवाल पूछा है कि विद रेफरेंस टू फार्म सब्सिडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अ डायरेक्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर बाय डिस्काउंट्स ऑन एग्रीकल्चर परचेजेस लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, whereas indirect subsidy is provided in the form of cash। क्या सरकार कैश में सब्सिडीज दे रही है? ओके। सेकेंड है फार्म सब्सिडीज हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या जो फार्म सब्सिडीज दे रहे हैं लाइक MSP है, क्या उससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है फार्मर्स का? थर्ड है हाई अमाउंट ऑफ फार्म सब्सिडीज पुट एक्सेसिव बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे काफी ज्यादा बर्डन हो रहा है बाय रिड्यूसिंग स्पेस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये भी चीज है कि सब्सिडीज से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कम बच रहा है, राइट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, इसके अलावा एक मेंस क्वेश्चन भी है जो 2013 में पूछा गया है PYQ, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, कि कौन कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडीज रहती है जो फार्मर्स को दिया जाता है एट बोथ नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे, और इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम विथ रेफरेंस टू द डिस्टॉर्शंस क्रिएटेड बाय इट। ओके, और ये उसका एक आउटलाइन है कि आप पहले सेंट्रल सब्सिडीज बता दीजिए, आप स्टेट सब्सिडीज बता दीजिए, और फिर आप डिस्टॉर्शंस बताइए कि ये तरीके के डिस्टॉर्शंस है। तो प्लीज ये आंसर आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपलोड कीजिए, मैं पर्सनली उसको इवैल्यूएट करके आपको रिप्लाई फॉरवर्ड करेंगे। ओके, नाउ इस चीज से हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। तो अब हमें क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है आने वाले 25 में या 2026 में? तो हम कह सकते हैं कि हमें ये चीज पता होना चाहिए कि विच WTO बॉक्स इंक्लूड MSP, राइट, दैट इज द एम्बर बॉक्स। पीस क्लॉज के क्या प्रोविजंस है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म का क्या एज अ टूल यूज किया जा रहा है फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए, और इंडिया जो परसेंटेज सब्सिडी ब्रीच है राइस और व्हीट पे, दैट इज 10% से ज्यादा जो ब्रीच हो रहा है वो एक्चुअल कितना परसेंट है। ओके, तो हमें ये कुछ टर्म्स पे भी फोकस करना, दैट इज डी मिनिमस लिमिट, एम्बर बॉक्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, G33। ये कई ज्यादा न्यूज में आते हैं। अब ये क्यों इतना ज्यादा वापस हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2026 में वापस मीटिंग होगी। तो मीटिंग होने से पहले इंडिया का एजेंडा जरूर पूछता है यूपीएससी। ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट एरिया है कि कोई भी क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होगी तो पूछेगा कि इंडिया का एजेंडा क्या होना चाहिए। WTO की मीटिंग है तो पूछ सकता है कि इंडिया का एजेंडा वापस क्या होना चाहिए। ओके, सो फाइनल टेक अवे हम यही कह सकते हैं कि जो इंडिया का MSP रिजीम है वो क्रॉस रोड पे है विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स, कि इंडिया एट प्रेजेंट क्या कर रहा है कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को खड़ा कर रहा है अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रेड रूल्स, कि इंडिया का MSP डोमेस्टिक पॉलिसी है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स के लिए, राइट। WTO इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट टैरिफ, कि वो सिर्फ टैरिफ पे नहीं है, ये हमारी फूड सोवरेनिटी पे है वर्सेस ग्लोबल प्रेशर पे, कि हमारे पास ग्लोबल प्रेशर कितना है। तो इसलिए एग्री डिप्लोमेसी, तो ये डिप्लोमेसी आ गया है। और इंडिया ने अब क्या किया है कि पहले इंडिया एक डिफेंसिव मोड पे था, अब इंडिया डिफेंसिव नहीं एग्रेसिव मोड पे है, कि इंडिया वॉइस बना है G33 का, यानी कि ग्लोबल साउथ का, राइट। सो उस तरीके से इंडिया अब एक रूल टेकर नहीं है, इज अ रूल मेकर बन गया है। ओके,
सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने WTO के कई सारे सेक्शंस को समझा है। आई होप आप लोग को ये WTO समझ आएगा। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।